एक साम्राज्य अपनी मुद्रा ढालने के लिए जो कच्चा माल इस्तेमाल कर रहा था वो हजारों मील दूर रोमन साम्राज्य से आ रहा था। हाँ, और वो भी जहाजों में भर भर कर, मतलब भारी मात्रा में सीसा, जिसे हम लेड कहते हैं, वो रोम से भारत के बंदरगाहों पर उतर रहा था। बिल्कुल, ताकि यहाँ के राजा अपने स्थानीय सिक्के बना सकें। मतलब आज की भाषा में हम इसे ग्लोबल सप्लाई चेन कहते हैं, है ना? लेकिन ये कोई मॉडर्न जमाने की बात नहीं है। ये ईसा पूर्व और ईसवी की शुरुआती सदियों में हो रहा था। सही कहा। और दिलचस्प बात यह है कि इतिहास में अक्सर ये मान लिया जाता है कि जब किसी विशाल साम्राज्य का पतन होता है तो उसके बाद सिर्फ अराजकता ही बचती है। जैसे मौर्य साम्राज्य का पतन, जिसने पूरे उपमहाद्वीप को एक सूत्र में बांधा था। अक्सर लोग समझते हैं कि उसके टूटने के बाद का दौर एक तरह का डार्क एज या अंधकार का युग था। जो कि एक बहुत ही आम धारणा है। लेकिन डॉक्टर आशुतोष द्वारा संकलित ऐतिहासिक स्रोतों का जब हम इस विस्तृत विश्लेषण में गहराई से अध्ययन करते हैं तो तस्वीर पूरी तरह पलट जाती है। अरे वाह! तो मतलब मौर्यों के बाद जो खालीपन आया वो असल में खालीपन था ही नहीं। बिल्कुल नहीं। मौर्यों के पतन के बाद जो नए ब्राह्मण साम्राज्य उभरे, विशेषकर शुंग और सातवाहन वंश, उन्होंने किसी बर्बादी को जन्म नहीं दिया, बल्कि उन्होंने सत्ता को चलाने, व्यापार करने और समाज को जोड़ने के एकदम नए और हैरान करने वाले तरीके खोज निकाले। ये विश्लेषण इसलिए भी बहुत मजेदार होने वाला है क्योंकि यहाँ हम सिर्फ राजाओं और युद्धों की रटी रटाई सूची नहीं देखने वाले। सत्ता का जो केंद्र था ना, वो अब केवल पाटलिपुत्र नहीं रह गया था। ताकत का पूरा गुरुत्वाकर्षण उत्तर से खिसक कर मध्य और दक्षिण भारत की तरफ जा रहा था। हाँ, एक बड़ा भौगोलिक बदलाव हो रहा था उस वक्त। तो चलिए 185 ईसा पूर्व से शुरू करते हैं। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, वो अपनी ही सेना का निरीक्षण कर रहा था और तभी उसका अपना सेनापति पुष्यमित्र शुंग उसे सरेआम मार डालता है। सरेआम हत्या। हाँ, इतिहास में इसे बस एक हत्या कह दिया जाता है, लेकिन अगर लॉजिकली सोचा जाए तो एक सेनापति पूरी सेना के सामने राजा को मार दे और कोई बगावत न हो, इसका सीधा मतलब है कि ये कोई अचानक गुस्से में किया गया हमला नहीं था। आप कह सकते हैं कि ये एक बेहद सुनियोजित मिलिट्री तख्तापलट था, एक तरह का हॉस्टाइल टेकओवर। सेना पहले से ही पुष्यमित्र के पूरी तरह नियंत्रण में थी। बिल्कुल, और इस तख्तापलट के साथ ही मगध में शुंग वंश की नींव पड़ गई। हाँ, और पुष्यमित्र शुंग जो थे वो मूलतः उज्जैन के एक ब्राह्मण थे। सत्ता में आते ही उन्होंने सबसे बड़ा रणनीतिक बदलाव अपनी राजधानी को लेकर किया। अच्छा, पाटलिपुत्र को छोड़ दिया उन्होंने? हाँ, उन्होंने मौर्यों की सदियों पुरानी राजधानी पाटलिपुत्र से अपना ध्यान हटाकर मध्य प्रदेश के विदिशा को सत्ता का नया केंद्र बनाया। विदिशा क्यों? मतलब पाटलिपुत्र तो इतनी स्थापित राजधानी थी। क्योंकि उस समय भारत की उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर यवन मतलब इंडो ग्रीक और शक लगातार हमले कर रहे थे। तो विदिशा में बैठकर इन बाहरी आक्रमणों का सामना करना और मध्य भारत के व्यापारिक रास्तों को सुरक्षित रखना रणनीतिक दृष्टि से कहीं अधिक व्यवहारिक था। अच्छा, तो ये एक प्रैक्टिकल फैसला था। और फिर अपनी इस नई ताकत को पूरी दुनिया के सामने स्थापित करने के लिए पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ का सहारा लिया। बिल्कुल, अश्वमेध यज्ञ। हम लोग अक्सर इस यज्ञ को एक विशुद्ध धार्मिक कर्मकांड मान लेते हैं कि बस एक घोड़ा छोड़ा गया, कुछ मंत्र पढ़े गए और अनुष्ठान हो गया। हाँ, फिल्मों और कहानियों में ऐसा ही दिखाया जाता है ना? लेकिन अगर भू राजनीतिक या जियोपॉलिटिकल नजरिया देखा जाए तो ये उस दौर का सबसे आक्रामक मिलिट्री स्टेटमेंट था। बिल्कुल सही कहा आपने। जब राजा अपना घोड़ा छोड़ता है तो वो घोड़ा जिन जिन पड़ोसी राज्यों से आजादी से गुजरता है, उन सभी राज्यों के पास केवल दो ही विकल्प होते हैं। या तो वे मगध की अधीनता चुपचाप स्वीकार कर लें, या फिर घोड़े को रोककर युद्ध के मैदान में सेना का सामना करें। हाँ, कोई बीच का रास्ता था ही नहीं। और इस यज्ञ के मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है। स्रोतों के अनुसार पुष्यमित्र ने एक नहीं बल्कि 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। और क्या आपको पता है उनके पुरोहित कौन थे? कौन थे? महान वैयाकरण पतंजलि। और इसी दौरान पुष्यमित्र ने इंडो ग्रीक शासक मिनांडर को भी युद्ध में खदेड़ा था। अरे वाह! हाँ, ये यज्ञ पड़ोसी राज्यों और बाहरी हमलावरों को ये बताने का एक सीधा तरीका था कि मौर्यों के पतन के बावजूद मगध की सैन्य ताकत और रसद आपूर्ति अब भी अजेय हैं। ये स्पष्ट रूप से वैदिक धर्म और संस्कृत भाषा के पुनरुत्थान का एक दौर था। लेकिन यहाँ डॉक्टर आशुतोष के स्रोतों में एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी सामने आता है।
एक तरफ हम देख रहे हैं कि पुष्यमित्र शुंग वैदिक धर्म की वापसी कर रहे हैं, ब्राह्मणवादी नीतियां लागू कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। दूसरी तरफ उसी शुंग काल में सतना का मशहूर भरूच स्तूप बन रहा है, और बात यहीं खत्म नहीं होती। सांची के महान स्तूप के चारों तरफ जो लकड़ी की बाड़ थी, उसे हटाकर पत्थर की एक विशाल और स्थायी रेलिंग, जिसे वेदिका कहते हैं, लगाने का काम भी शुंग काल में ही हुआ। ये एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है। मतलब अगर पुष्यमित्र पूरी तरह से वैदिक पुनरुत्थान के झंडे पर थे, तो उनके साम्राज्य में इन विशाल बौद्ध स्मारकों की फंडिंग और जीर्णोद्धार क्यों हो रहा था? ये तो पूरी तरह से एक विरोधाभासयकता है। देखने में विरोधाभास लगता है जरूर, लेकिन असल में ये प्राचीन राजशाही की व्यावहारिकता है। व्यावहारिकता मतलब कोई भी साम्राज्य केवल एक विचारधारा के दम पर नहीं चलता। उसे चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, और उस समय का जो सबसे अमीर और प्रभावशाली वर्ग था, यानी व्यापारी और उनकी श्रेणियां, वो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से जुड़े थे। अच्छा, तो इकोनॉमी उनके हाथ में थी। बिल्कुल। साम्राज्य की अर्थव्यवस्था इन्हीं व्यापारियों के टैक्स और व्यापारिक नेटवर्क्स पर टिकी थी। एक शासक व्यक्तिगत तौर पर चाहे जो भी धर्म माने, लेकिन वो अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी व्यापारियों को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। समझ गए। तो सर्वधर्म समभाव कोई महान दार्शनिक विचार नहीं था उस वक्त। नहीं, वो एक बहुत ही मजबूत राजनीतिक मजबूरी और चतुर कूटनीति थी। राजनीतिक और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए बौद्ध स्मारकों को संरक्षण देना बहुत जरूरी था। मतलब राजा की नीतियां सिर्फ दरबार से नहीं, बल्कि खजाने और बाजार की सच्चाई से भी तय हो रही थीं। और कूटनीति का एक और बेहद हैरान करने वाला उदाहरण शुंग वंश के ही शासक भागभद्र के दरबार में दिखता है। भागभद्र, हाँ, उनके दरबार की वो घटना बहुत मशहूर है ना? हाँ। उनके दरबार में एक यूनानी राजा एंटिआकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस आता है। अब सोचिए, एक ग्रीक राजदूत भारत आता है और यहाँ की संस्कृति से इतना प्रभावित होता है कि वो अपना मूल धर्म छोड़कर खुद को भागवत यानी वैष्णव घोषित कर देता है। जी हाँ, और उसने विदिशा में भगवान वासुदेव के सम्मान में एक विशाल गरुड़ ध्वज भी स्थापित किया था, जो आज भी वहीं मौजूद है। ये तो सच में कमाल है। ये घटना इस बात का एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि बाहरी लोग सिर्फ भारत की जमीन पर हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि भारतीय संस्कृति उन्हें अपने भीतर खपा भी रही थी। एक तरह की सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर। बिल्कुल। हेलियोडोरस का भारतीय संस्कृति में पूरी तरह विलीन हो जाना बताता है कि उस समय सांस्कृतिक आदान प्रदान कितना गहरा था। खैर, शुंग वंश के बाद क्या हुआ? अंतिम शासक देवभूति की हत्या वासुदेव ने कर दी और कण्व वंश की स्थापना हुई। लेकिन जैसा कि स्रोतों में बताया गया है, ये बदलाव बहुत लंबे समय तक नहीं टिका। हाँ, कण्व वंश का समय काफी छोटा रहा। असली और सबसे मजेदार कहानी तो उत्तर भारत के मैदानों से खिसककर दक्षिण की ओर जा रही थी। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के दक्कन के पठारों पर एक नया इतिहास लिखा जा रहा था, जहां उदय हो रहा था सातवाहन वंश का। सातवाहन वंश, भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय। सातवाहनों की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि उन्होंने भारत में सबसे लंबे समय तक शासन किया, लगभग 280 वर्षों तक। 280 साल, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। इतने लंबे समय तक एक इतने विशाल भूभाग को संभाल कर रखना अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है। सिमुक ने इस वंश की नींव रखी थी और उन्होंने अपनी राजधानी बनाया प्रतिष्ठान को, जिसे आज हम महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास पैठण के नाम से जानते हैं। अच्छा, तो पैठण ही प्रतिष्ठान था। हाँ, लेकिन इन स्रोतों में एक ऐतिहासिक पहेली भी दर्ज है, जिसे लेकर इतिहासकार काफी बहस करते हैं। वो क्या है? जब हम सबसे प्राचीन पुराणों को पढ़ते हैं, जैसे कि मत्स्य पुराण, तो वहां इस राजवंश को आंध्र कहा गया है। आंध्र? हाँ, लेकिन जब हम उसी दौर के पत्थरों पर उकेरे गए अभिलेख देखते हैं जो इन राजाओं ने खुद लिखवाए थे, तो वहां वे खुद को सातवाहन कहते हैं। अरे, ये तो ऐसा लगता है जैसे कोई व्यक्ति बाहर अपनी क्षेत्रीय पहचान से जाना जा रहा हो, लेकिन वो खुद अपनी पारिवारिक पहचान को आगे बढ़ाना चाहता हो। बिल्कुल सटीक विश्लेषण है। मतलब पुराणों का संकलन शायद इस आधार पर हुआ कि उनका साम्राज्य किन भौगोलिक क्षेत्रों में फैला था, जैसे कि आंध्र क्षेत्र। हाँ, और अभिलेख राजा का अपना आधिकारिक बयान था, एक तरह की ब्रांडिंग, जहां वे अपने सातवाहन कुल की पहचान को मजबूत कर रहे थे। क्षेत्रीय पहचान और राजनीतिक शक्ति के बीच का ये तालमेल काफी जटिल है, और सातवाहनों ने इस राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने उत्तर भारत की राजनीतिक सरगर्मियों और दक्षिण भारत के समृद्ध बंदरगाहों के बीच एक सेतु का निर्माण किया। हाँ,
एक ब्रिज बना दिया दोनों के बीच। लेकिन मुझे लगता है यहाँ सेतु या ब्रिज कहना शायद उनके दबदबे को थोड़ा कम आंकना होगा। वो कैसे? अगर हम उस समय के भूगोल को देखें तो उत्तर भारत का सारा माल दक्षिण के बंदरगाहों तक जाने के लिए विंध्य के पहाड़ों और दक्कन के पठारों से होकर ही गुजर सकता था। तो सातवाहन राजा किसी शांतिपूर्ण ब्रिज की तरह नहीं थे, बल्कि वे प्राचीन भारत के सबसे ताकतवर टोल बूथ ऑपरेटर थे। हाँ, टोल बूथ ऑपरेटर, ये काफी मजेदार तुलना है ना? उन्होंने उन सभी प्रमुख पहाड़ी दर्रों और व्यापारिक मार्गों पर अपना पक्का कब्जा कर लिया था जहां से कारवां गुजरते थे। जो भी व्यापार होगा उस पर उनका नियंत्रण होगा और उनका टैक्स लगेगा। बिल्कुल, और इसीलिए उनके शासकों को दक्षिणापथ के स्वामी कहा जाता था। शातकर्णी प्रथम जैसे शासक ने अपनी इसी सैन्य और भौगोलिक पकड़ को दिखाने के लिए 2 अश्वमेध और 1 राजसूय यज्ञ किए थे। समझ गई, मतलब पावर का पूरा प्रदर्शन। हाँ, और इस टोल बूथ व्यवस्था से जो असीमित धन आ रहा था उसे प्रबंधित करना भी एक बड़ी चुनौती थी। स्रोतों में एक बहुत ही खास जिक्र है रानी नागनिका का। अच्छा, वो कौन थी? शातकर्णी प्रथम के निधन के बाद उनकी पत्नी रानी नागनिका ने एक संरक्षिका के रूप में साम्राज्य का कार्यभार संभाला था। यानी एक महिला शासक? हाँ, एक रीजेंट के तौर पर। नानाघाट अभिलेख में इसका बहुत स्पष्ट वर्णन है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि नानाघाट उसी महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग के मुहाने पर स्थित था। ये दिखाता है कि व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा और प्रशासन राजघराने की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में था। अब यहाँ एक बहुत ही तार्किक सवाल उठता है। अगर कोई साम्राज्य 280 साल तक चल रहा है, उत्तर से दक्षिण तक इतना बड़ा प्रशासन चला रहा है, तो वो सिर्फ टोल टैक्स से तो नहीं चलेगा। नहीं, सही बात है। उसके लिए एक स्थायी और गहरी अर्थव्यवस्था चाहिए। और यहीं पर वो रोमन कनेक्शन वापस आता है जिसका जिक्र हमने विश्लेषण की शुरुआत में किया था। लेड यानी सीसे के सिक्के। हाँ, सातवाहनों ने चांदी, तांबे और पोटीन के सिक्के तो चलाए ही, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा इस्तेमाल सीसे के सिक्कों का किया। और ये सीसा भारी मात्रा में रोमन साम्राज्य से आयात किया जा रहा था। और वो क्यों हो रहा था? क्योंकि रोम के लोग भारतीय मलमल, मसालों और विलासिता के सामानों के इतने दीवाने थे कि वे अपना सोना, चांदी और सीसा भारत भेज रहे थे। और भारत में सातवाहन शासकों ने उस सीसे का बहुत चतुराई से इस्तेमाल किया। बहुत बड़ी चतुराई थी वो। सीसा सस्ता था और उसे ढालना बहुत आसान था। इससे क्या हुआ कि राज्य के भीतर होने वाले रोजमर्रा के व्यापार के लिए जो स्थानीय मुद्रा चाहिए थी उसकी कभी कमी नहीं हुई। और जो बहुमूल्य धातुएं थीं, सोना और चांदी, वो राज्य के खजाने में सुरक्षित रहती थीं या बड़े अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के काम आती थीं। इस रोमन व्यापार ने सातवाहन साम्राज्य के पास संसाधनों पर अंबार लगा दिया था। और जब किसी राज्य के पास इतनी शक्ति और संसाधन आ जाते हैं तो वे प्रशासन के नए तरीके खोजते ही हैं। यहीं पर सातवाहनों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने भारतीय इतिहास की पूरी दिशा ही बदल दी। आप भूमिदान की बात कर रही हैं? बिल्कुल, ब्राह्मणों को भूमिदान देने की शुरुआत। अब सुनने में तो ये महज एक धार्मिक या पुण्य का काम लगता है कि राजा ने किसी पुरोहित को एक जमीन का टुकड़ा तोहफे में दे दिया। लेकिन इसके पीछे का असल मैकेनिज्म क्या था? सिर्फ जमीन दे देने से इतना बड़ा ऐतिहासिक बदलाव कैसे आ गया? ये बदलाव इसलिए आया क्योंकि राजा अक्सर उपजाऊ या जो पहले से बसी हुई जमीनें थीं, वो दान में नहीं देते थे। तो कौन सी जमीन देते थे? वे दूर दराज के अविकसित इलाके, घने जंगल या बंजर जमीनें दान में देते थे। अच्छा। जब ब्राह्मण और उनके साथ काम करने वाले लोग उन दूर दराज के इलाकों में जाते थे तो वहां जंगलों को साफ करके नई बस्तियां बसाई जाती थीं और खेती शुरू की जाती थी। ओहो, मतलब ये राजा की तरफ से बिना कोई सीधा खर्च किए कृषि विस्तार करने की एक शानदार रणनीति थी। बिल्कुल, नया इलाका आबाद हो गया, वहां खेती शुरू हो गई और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस दूर दराज के इलाके में राजा का एक वफादार प्रतिनिधि हमेशा के लिए स्थापित हो गया, जो वहां का प्रशासन और कानून व्यवस्था भी देखता था। जी, प्रशासन को ग्रामीण स्तर तक ले जाने के लिए उस समय गॉलमिक नाम के अधिकारी भी नियुक्त किए गए थे। तो ये तो एक तरह से सत्ता और प्रशासन की आउटसोर्सिंग हो गई। मौर्य काल में जो प्रशासन एक मजबूत केंद्र से चलता था, जहां सब राजा के कर्मचारी होते थे, सातवाहनों ने उसे डिसेंट्रलाइज कर दिया। हाँ, विकेंद्रीकृत कर दिया। उन्होंने जमीन और अधिकार स्थानीय लोगों को बांट दिए ताकि वे अपने अपने इलाकों को संभालें और बदले में केंद्र के प्रति वफादार रहें। और इतिहासकार बताते हैं कि यही आउटसोर्सिंग आगे चलकर भारतीय इतिहास में सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म की बुनियाद बनी। बिल्कुल सही, ये सामंतवाद का शुरुआती बीज था।
ये व्यवस्था तब तक तो बहुत शानदार काम करती रही जब तक केंद्र में बैठे राजा शक्तिशाली थे। लेकिन जब केंद्र कमजोर होगा तो यही सामंत बागी हो जाएंगे। हाँ, और यही उनके पतन का कारण भी बना, जिस पर हम आगे आएंगे। लेकिन उससे पहले सातवाहन समाज के एक और बेहद अनोखे पहलू को समझना जरूरी है, जिसने बहुत से लोगों को भ्रम में डाला है। आप राजाओं के नामों की बात कर रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल। वो भ्रम बहुत आम है। अगर हम सातवाहनों के सबसे महान शासक का नाम देखें, जिसने 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक राज किया, गौतमी पुत्र शातकर्णी, या फिर जो बाद के शासक थे वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, ये राजा अपना नाम अपनी माताओं के नाम पर रख रहे थे। एक ऐसे दौर में जहां राजशाही पूरी तरह से पितृसत्तात्मक थी, राजा का अपनी माता के नाम से जाना जाना ऐसा लगता है जैसे शायद समाज में मातृसत्तात्मक व्यवस्था लागू हो गई थी। हाँ, ये एक बहुत ही सामान्य निष्कर्ष है जो अक्सर निकाल लिया जाता है। लेकिन डॉक्टर आशुतोष के संकलित स्रोतों को गहराई से देखने पर पता चलता है कि राजकुल मूल रूप से पितृसत्तात्मक ही था। मतलब गद्दी बेटे को ही मिलती थी? सिंहासन हमेशा बेटे को ही मिलता था, किसी बेटी को नहीं। सेना और प्रशासन का नेतृत्व भी पुरुष ही करते थे। तो फिर ये माताओं का नाम क्यों इस्तेमाल कर रहे थे? इसके पीछे का असली कारण तत्कालीन समाज की राजनीतिक संरचना और शक्तिशाली परिवारों के बीच जो वैवाहिक गठबंधन होते थे, उसमें छुपा है। इसका मतलब है कि ये कोई अचानक आया मातृसत्तात्मक बदलाव नहीं था। ये एक तरह का पॉलिटिकल पीआर या राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन था। एक तरह से हाँ। उस समय राजाओं की कई रानियां होती थीं जो अलग-अलग शक्तिशाली कबीलों या गोत्रों से आती थीं। तो जब कोई राजकुमार गद्दी पर बैठता था तो वो अपनी माता का नाम अपने नाम के आगे लगाकर असल में अपने ननिहाल की राजनीतिक और सामाजिक ताकत को प्रदर्शित कर रहा था। बिल्कुल, वो ये जता रहा था कि उसके पीछे केवल सातवाहन वंश की शक्ति नहीं है, बल्कि उस विशाल और शक्तिशाली गोत्र का भी समर्थन है जिससे उसकी माता आती हैं। ये व्याख्या तो उस दौर की राजनीति पर बिल्कुल सटीक बैठती है ना? ये राजघरानों की महिलाओं के ऊंचे दर्जे और उनके परिवारों के रसूख को मान्यता देने का एक तरीका था। लेकिन साम्राज्य का रक्षक एक पुरुष शासक ही होता था। जैसे गौतमीपुत्र शातकर्णी को नासिक अभिलेख में, जो कि उनकी माता गौतमी बलश्री ने ही बनवाया था, अद्वितीय ब्राह्मण और वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा गया है। अच्छा, और उस समय तो शक शासकों के आक्रमणों से सामाजिक ढांचा भी चरमरा रहा था। हाँ, नहपान जैसे शक शासकों के। लेकिन गौतमीपुत्र ने नहपान को युद्ध में हराकर न केवल अपना साम्राज्य वापस लिया, बल्कि पश्चिमी तट के अहम बंदरगाहों पर भी कब्जा जमा लिया, जो कि रोमन व्यापार की जीवन रेखा थे। तो इतने खूंखार युद्धों और जटिल राजनीति के बीच सातवाहन काल की एक और बात मुझे बेहद चौंकाती है, उनका साहित्य और कला प्रेम। वो भी बहुत समृद्ध था। अक्सर हम देखते हैं कि जब कोई राजवंश ब्राह्मण धर्म या वैदिक परंपरा को मानता है तो उसकी राजकीय भाषा संस्कृत होती है। लेकिन सातवाहनों ने संस्कृत को छोड़कर प्राकृत को अपनी राजकीय भाषा बनाया, जिसकी लिपि ब्राह्मी थी। जी, और प्राकृत को अपनाना एक बहुत बड़ा रणनीतिक और सांस्कृतिक कदम था। राजा हॉल ने स्वयं प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नाम की एक बेहद खूबसूरत प्रेम कथा रची थी। उसी दौर में गुणाढ़ ने बृहद कथा कोश लिखा। प्राकृत आम जनमानस की भाषा थी और 280 साल तक राज करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि शासन की भाषा वो हो जो आम लोग समझते हों, न कि केवल दरबारियों तक सीमित रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संस्कृत गायब हो गई थी। स्रोतों के अनुसार रानी मलयावती के अनुरोध पर शर्ववर्मन ने संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ कातंत्र भी लिखा था। ये कला और साहित्य का एक अद्भुत संतुलन था। बिल्कुल, लेकिन इतिहास का एक कड़वा सच है कि हर महान कहानी का एक आखिरी पन्ना जरूर होता है। सातवाहन साम्राज्य भी अपनी अंतिम सदियों की ओर बढ़ा। हाँ, उनके जो बाद के शक्तिशाली शासक थे, जैसे यज्ञश्री शातकर्णी, उनके दौर के सिक्कों पर एक ऐसी चीज छपी मिलती है जो पूरे साम्राज्य के चरित्र को एक अलग ही नजरिए से पेश करती है। सिक्कों पर जहाज की तस्वीर? सिक्कों पर 2 पतवार वाले जहाज की तस्वीर उकेरी गई थी। प्राचीन काल में सिक्के राज्य की सबसे बड़ी ब्रांडिंग होते थे, और अगर सिक्कों पर जहाज छप रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि राज्य की इकोनॉमी और उसकी पहचान पूरी तरह से महासागरों और जहाजरानी पर टिक चुकी थी। हाँ, वे केवल जमीन के रक्षक नहीं थे, वे समुद्र के भी महारथी बन चुके थे। लेकिन जैसा कि हमने पहले जिक्र किया था, वो भूमिदान और आउटसोर्सिंग वाली प्रशासनिक व्यवस्था अंततः एक दोधारी तलवार साबित हुई। सामंतवाद का नुकसान। हाँ,
अंतिम शासक पुलमावी चतुर्थ के समय तक आते आते केंद्र की सत्ता कमजोर पड़ने लगी और जिन सामंतों, गवर्नरों और गौलमिकों को कभी जमीनें देकर दूरदराज के इलाकों में बसाया गया था, उन्होंने मौका देखकर खुद को आजाद घोषित कर दिया। मतलब साम्राज्य अपने ही द्वारा बनाए गए स्थानीय सरदारों की महत्वाकांक्षाओं के बोझ तले बिखर गया। विदर्भ में वाकाटक वंश ने कब्जा जमाया, दक्षिणी महाराष्ट्र में आभीर वंश आ गया, आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकु वंश खड़ा हो गया और कर्नाटक में कदंब वंश ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। एक विशाल और स्थिर युग छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। लेकिन साम्राज्य का राजनीतिक ढांचा भले ही गिर गया हो, वास्तुकला के जो निशान वे छोड़ गए वे आज भी भारतीय उपमहाद्वीप की शान है। बिल्कुल, कार्ले का भव्य चैत्य जो महाराष्ट्र में पहाड़ को काटकर बनाया गया है, और दुनिया भर में मशहूर अजंता और एलोरा की गुफाओं के शुरुआती निर्माण, दक्षिण भारत में विकसित हुई अमरावती कला की बेजोड़ मूर्तियां, ये सब सातवाहनों की ही देन है। उन्होंने पत्थरों पर जो नक्काशी की वो उनके साम्राज्य के पतन के बाद भी हजारों साल से खड़ी हैं। इस पूरे विस्तृत विश्लेषण का निष्कर्ष यही है कि मौर्यों के बाद का समय कोई ठहराव का दौर नहीं था। बिल्कुल नहीं। पुष्यमित्र शुंग ने विदेशी आक्रमणों का सामना करके एक नई सामरिक ऊर्जा पैदा की और फिर सातवाहनों ने विंध्य के पहाड़ों से लेकर महासागरों तक व्यापार प्रशासन का ऐसा ढांचा खड़ा किया जिसने भारत को प्राचीन दुनिया की ग्लोबल सप्लाई चेन का केंद्र बना दिया। और उन्होंने ये भी साबित किया कि बिना किसी क्रूर तानाशाही के व्यापार, कूटनीति, सर्वधर्म संभाव और विवाह गठबंधनों के नेटवर्क से भी सदियों तक सत्ता चलाई जा सकती है। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए एक विचार है जो सच में सोचने लायक है। हमने उन सिक्कों की बात की जिन पर 2 पतवार वाले जहाज छपे थे और रोमन साम्राज्य से आने वाले सीसे के पहाड़ों का जिक्र किया। हाँ, इतिहास को अक्सर हम जमीन के नजरिए से देखते हैं कि किसने कितने किले जीते, किसकी सेना में कितने हाथी या घुड़सवार थे। लेकिन सातवाहनों का 280 साल लंबा राज क्या सच में केवल उस जमीन की देन था जहां उनके घोड़े दौड़ते थे? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है ना? या फिर इस साम्राज्य की असली सांसें उन गहरे महासागरों में धड़कती थीं जहां उनके व्यापारी मानसून की हवाओं का इस्तेमाल करके रोम से सोना और सीसा खींच लाते थे। इतिहास अक्सर जमीन के कब्जे की कहानियों से भरा होता है, लेकिन इस विश्लेषण के बाद ऐसा लगता है कि शायद असली सत्ता हमेशा समंदर की लहरों पर ही तैरती रही है। इतिहास को अगर जमीन से नजर हटाकर समुद्र की तरफ देखा जाए तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। बिल्कुल बदल जाती है। जरा कल्पना कीजिए, आप किसी